नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री डूंगरगढ़ में आयोजित इस सभा में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला और राजस्थान चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि बीकानेर में कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने 25 लोकसभा सीटों के लिए दावेदारों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच प्रदेश के कई इलाकों से विरोध की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रदेश के कई इलाकों में स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की मांग को लेकर लोगों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। ऐसी एक रिपोर्ट देखने में आई है अजमेर लोकसभा क्षेत्र की। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही क्षेत्र के दूदू इलाके के लोगों ने विरोध करते हुए लामबंद होना शुरू कर दिया है। इन लोगों का आरोप है कि अजमेर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार के चयन में दोनों प्रमुख दलों ने हमेशा दूदू विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की है। उम्मीदवार के चयन में हमेशा ही अजमेर जिले के नेता को प्राथमिकता दी जाती है। संसदीय क्षेत्र के लिए जब भी उम्मीदवारों की चर्चा होती है तो अजमेर जिले के नेताओं के नाम ही छाए रहते हैं, जबकि अजमेर संसदीय क्षेत्र के दूदू विधानसभा में सर्वाधिक 2.5 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं। यही वजह है कि इस बार दूदू के दिग्गज भाजपा नेता रामेश्वर प्रसाद कड़वा ने लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी जताई है। पूर्व में कड़वा 10 वर्षों तक दूदू पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। कड़वा स्वयं लंबे अरसे से भाजपा में दूदू मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं बीजेपी के पास कांग्रेस के ताकतवर नेता बाबूलाल नागर के सामने कड़वा का ही दाव है। अब की अजमेर लोकसभा क्षेत्र से मैं भी प्रबल दावेदारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कर रहा हूं। और चूंकि हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का मन है कि रिजर्व सीट है, तो कि यहाँ से दूदू को प्रतिनिधित्व है। हमें लोकसभा में आज तक देश आज़ाद होने के बाद में कभी मिला नहीं, और इसलिए उत्सुकता इनकी देखते बनती है। और इन कार्यकर्ताओं के हौसले के ताकत के ऊपर मैं भी अपने प्रबल दावेदारी संगठन के सामने मैंने रखी है। निश्चित तौर से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कार्यकर्ताओं की आवाज़, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी जाती है तो हमारे यहाँ भी सुनी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हमें दे करके और दूदू को प्रतिनिधित्व है अजमेर लोकसभा क्षेत्र में करने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर है केंद्र के अंदर, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोई ऐसा कोई काम भी नहीं किया गलत जो यानी कि चुनौतीपूर्ण हम चुनाव माने। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, ये आप मान के चलो। और अजमेर लोकसभा से अगर हमारे पूर्व प्रधान जी रामेश्वर जी कड़वा जी को अगर टिकट देते हैं तो हम यानी कि युवा जी जान झोंक देंगे और जीताने की पूरी कोशिश करके इनको नरेंद्र मोदी जी के जो सिर पे जो ताज सजेगा उस पर ताज का तारा बना के हम अजमेर लोकसभा से इनको भेजेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस सरकार अभी यानी कि किसानों का कर्जा माफी में फाल्ट है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी युवा खड़े हैं, सब लोग कांग्रेस से परेशान है। और ये जो चुनाव होगा ये भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का चुनाव होगा, इसमें कोई चुनौतीपूर्ण चुनाव नहीं है। जय। कड़वा के समर्थकों की माने तो दूदू में नागर की ताकत को वे ही चुनौती दे सकते हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सावरलाल जाट को सर्वाधिक बढ़त दूदू से ही मिली थी। जाट को भी कड़वा की ताकत के बारे में पता था। कड़वा का ये भी तर्क है कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में 3 लाख से भी ज्यादा जाट मतदाता हैं और जाट समुदाय में उनकी निर्विवाद छवि है। संसदीय क्षेत्र में जाट समाज के ऐसे भाजपा नेता भी टिकट मांग रहे हैं जो पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं। अजमेर संसदीय क्षेत्र में भाजपा के जितने भी नेता दावेदार हैं, उन सब में कड़वा की राजनीतिक पृष्ठभूमि सबसे मजबूत है। यही वजह है कि संघ के पदाधिकारियों में भी कड़वा को समर्थन बताया जा रहा है। अभी जो अजमेर से चुनाव पहले तो अपने मोदी जी के बारे में बता रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा चल रहे हैं। और जैसे मोदी जी ने हर चीज़ जो फैसला लिया है वो हर चीज़ को सोच समझ के ही लिया गया है। जैसे अब नोटबंदी का है तो नोटबंदी का भी अपने लोग ऐसे कहते हैं काला धन जो इकट्ठा हुआ था वो भी बाहर निकला है।
और अजमेर लोकसभा से जो अपने रामश्री जी कड़वा रहे हो हमारे, इनके अगर ये जीत जाते हैं तो इनकी नेतृत्व में सभी महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी। ये अभी तक का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसे देखते हुए मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मैं पहली बार मतदान कर रहा हूं और मेरा मतदान सही और सटीक और सीधे मोदी जी को करूंगा। मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ स्थानीय कैंडिडेट या लोकसभा अजमेर से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा। मुझे केवल इतना ही दिख रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा होना चाहिए और इस बार मैं निसंदेह मोदी जी को वोट दूंगा। ना मोदी जी को बहुत अच्छा मानते हैं और उन्हीं को हम वोट देंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, है ना, जो भारत में आके बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको बहुत अच्छा मानते हैं हम। और चुनाव भी उनके लिए अच्छे वो करते हैं। महिलाएं कितना सुरक्षित है? क्या-क्या मिला महिलाओं को लाभ? महिलाओं को बहुत लाभ मिला, मतलब महिला हर तरीके से सुरक्षित है, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। और जो कि मतलब गलत जो काम होते हैं वो बहुत उनको सबको बंद कर दिया गया है, इसलिए औरतों के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। कोई नोटबंदी से परेशान नहीं हुआ। जो काला धन था वो बंद हो गया और इससे हमको बहुत अच्छी सुविधा मिली है। हर जगह हमारा जो पैसा आता था वो पैसा अब सुरक्षित आता है, उसमें हमें किसी को ना वो कोई रोक टोक नहीं होती है। बहरहाल स्थानीय लोगों की माने तो चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो 5 साल तक क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर काम किया जा सकता है, जबकि पायलट या बाहरी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद गाहे बगाहे क्षेत्र के दौरे पर आते हैं और क्षेत्र विकास की दृष्टि में पिछड़ जाता है। टिकट देना या नहीं देना पार्टियों का काम है, लेकिन जाहिर सी बात है टिकट वितरण से पहले ही विरोध का सुर तेज होना पार्टियों के लिए चिंताजनक हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीतिक दलों के चुनावी बिसात बिछनी भी शुरू हो गई है। ऐसे में अलग अलग लोकसभा सीटों से प्रदेश के करीब आधा दर्जन पूर्व राजघरानों के सदस्य भी भाग्य आजमाने की तैयारी में है। इसमें कई राजघरानों ने तो अपना दावा भी पेश कर दिया है, वहीं कई अब दावा पेश करने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। आजादी के बाद भले ही राजतंत्र समाप्त हो गया हो, लेकिन अब भी लोगों में पूर्व राज परिवार के प्रति सम्मान बरकरार है। ऐसे में हर चुनाव में दोनों ही दल पूर्व राजघरानों के सदस्यों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती आई है। ऐसे में कयास है कि इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में कुछ सीटें पूर्व राज परिवारों के सदस्यों को दी जा सकती है। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य, जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर दावेदारी। टोंक सवाई माधोपुर सीट से भी माना जा रहा दावेदार। 2013 के विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी है दिया। दुष्यंत सिंह धौलपुर के पूर्व राज परिवार सदस्य दुष्यंत सिंह 12 झालावाड़ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र हैं दुष्यंत। भंवर जितेंद्र अलवर के पूर्व राज परिवार सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी हैं भंवर जितेंद्र सिंह। 2009 में अलवर लोकसभा सीट से रह चुके हैं सांसद। अलवर से इस बार भंवर जितेंद्र सिंह का टिकट पक्का। इजियाराज सिंह कोटा के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं। इजियाराज सिंह इस बार भाजपा से टिकट की कर रहे हैं दावेदारी। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर कोटा से जीत चुके हैं इजियाराज। लक्ष्यराज सिंह उदयपुर के पूर्व राज परिवार सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ कांग्रेस की ओर है लक्ष्यराज का झुकाव। उदयपुर राजसमंद दोनों सीटों पर है दावेदारी। शिवरंजनी देवी जोधपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य हैं शिवरंजनी। कांग्रेस से चुनावी दावेदार हैं शिवरंजनी। गज सिंह की पुत्री है शिवरंजनी। आजादी के बाद से ही राज परिवार राजनीति के साथ परोक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। भले जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी हो या फिर जोधपुर राजघराने के सदस्य गज सिंह। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राज परिवार सदस्यों की मौजूदगी दिखाई देगी। आजादी के बाद से ही राजघरानों का रुझान सियासत की ओर लगातार रहा है। आजादी के बाद हम बात करें पूर्व राजमाता जयपुर राजघराने से गायत्री देवी की, उनका भी रुझान राजनीति में था। खास तौर पर उनकी सियासत में एक दखल देखा जाता था।
वहीं पर गज सिंह जोधपुर के पूर्व नरेश, उनका भी राजनीति में काफ़ी एक प्रभुत्व था। उसके बाद में लगातार हम अब तक देखते हैं कि जो भी विधानसभा चुनाव रहा हो या लोकसभा चुनाव रहा हो, पूर्व राजघराना सदस्यों के एक तरह से सियासत में उनकी मौजूदगी देखी जाती है। जयपुर राजघराने की पूर्व सदस्य दिया कुमारी सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं, तो वहीं पर वो अब जयपुर शहर से लोकसभा सीट के लिए टिकट की दावेदारी जता रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी उनको सवाई माधोपुर टोंक से लोकसभा का टिकट देने की जुगत में है। दूसरी तरफ हम बात करें अलवर से, तो अलवर से सांसद रह चुके हैं भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि राजघराने से आते हैं, और उसके अलावा अब भंवर जितेंद्र सिंह को फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से अलवर से टिकट मिलना लगभग तय हैं। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह, वो 12 झालावाड़ से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार भी उनकी दावेदारी सांसद के लिए पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी से टिकट मांगने के लिए बेताब हैं कोटा से इज्जराज सिंह, जो कि राजघराना सदस्य आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही पार्टियों में देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों ही पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो वहां पर राजघराना के सदस्यों को टिकट दिया जा सकता है और वो पूरी मजबूती से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ मनीष दादीज, न्यूज इंडिया चैनल, जयपुर। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के परिवहन कार्यालय पहुंचे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर इंतजार किया और इसके बाद फोटो खिंचवाकर हस्ताक्षर किए। इसके बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जरूरत है। विशेष शिक्षक भर्ती लेवल 2 2018 के लिए चयनित भर्ती के लिए चक्कर काटने पर मजबूर है। अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई है और मांग रखी है कि उन्होंने जल्द नियुक्ति दी जाए। विशेष शिक्षकों का कहना है कि भारतीय पुनर्वास परिषद में विशेष शिक्षक के रूप में पंजीकृत है, जो कि राजस्थान में कोर्स के समक्ष है और निदेशालय बीकानेर मामले को पेचीदा बनाए हुए है और उनको योग्यता होते हुए भी भर्ती में दरकिनार किया जा रहा है। हमने भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, 1992 एक्ट के अंतर्गत बनी है, उस संस्था से हमने डिग्री प्राप्त की है और वह डिग्री हमें समकक्ष योग्यता का एक सर्टिफिकेट देती है। हम विज्ञप्ति जो कि 2018 में निकली थी, उस विज्ञप्ति में 9.2 पैरा में क्लियर उल्लेख दिया गया है कि डिग्री और डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद के ही मान्य होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर हमने मेहनत की और राज्य सरकार, जो कि बीजेपी सरकार है, उसके समय भी हमने सबको अवगत कराया और अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी सरकार बनी है, माननीय गहलोत साहब, माननीय सचिन पायलट साहब, माननीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद जी डोटासरा, सबके पास हम ज्ञापन दे चुके हैं। आईपीएल 2019 23 मार्च से शुरू होगा और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी 25 मार्च को पहला मैच खेला जाएगा। अब तक के तय शेड्यूल के अनुसार जयपुर में 2 मैच होंगे। पहला मैच 25 मार्च और दूसरा मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। आईपीएल को लेकर आरसीए भी तैयारियों में जुटा हुआ है। आरसीए के संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर के मुताबिक सभी तैयारियां तय वक्त से पहले की हो जाएंगी। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के आउवा के आसपास के गांव ढाणियों में कई दिनों से जलापूर्ति ठप पड़ी है। ऐसे में पेयजल की किल्लत के चलते कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गर्मी की दस्तक के साथ ही मारवाड़ जंक्शन के गांव और ढाणियों में जल संकट गहराने लगा है। कई गाँव में 5 दिन में एक बार जलापूर्ति हो रही है। जलापूर्ति का समय भी तय नहीं होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ढाणी की महिलाओं ने बताया कि कई बार तो मध्यरात्रि में जलापूर्ति कर दी जाती है। तहसील क्षेत्र के गांव 15A में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव 15A की एक युवती गुरुवार रात से घर से गायब थी। रात को लगभग 3 बजे एक अज्ञात गाड़ी में सवार कुछ लोग आए और युवती को घर के आगे फेंक कर चले गए। घर वालों ने इस बारे में किसी से कुछ
नहीं बताया, लेकिन मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी गई। पुलिस ने युवती की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार मृतका के गले तथा सिर पर चोट के निशान है। मृतका के परिजनों ने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाने की मांग की है। खबर राजस्थान के मेड़ता सिटी से है, जहां नगर पालिका सभागार में बीजेपी की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में एसडीएम काशीराम चौहान सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। झंडारोहण के साथ शुभारंभ होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। तिथियों की घोषणा के साथ ही मेला व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श कर दिशा निर्देश दे दिए गए। प्रदेश में चल रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कामा के एसडीएम रामकिशोर ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा प्रभारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं इस दौरान परीक्षा में नकल रोकने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी दी। देखिए, अभी हमने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आयोजित बोर्ड परीक्षा है उसका मैंने और तहसीलदार जी ने निरीक्षण किया है। तो यहाँ कामा हेडक्वार्टर पे 3-4 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के केंद्र है, तो हमने एक एक का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में तमाम चीजें हमने देखी है, तो सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गई। कुछ जगह कोई घड़ी को लेकर इशू था, तो मैंने उनको निर्देश दिए कि क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा घड़ी अलाउ होती है। तो उस बारे में उन्होंने कंफर्म कर लिया जो अलाउ होती है, बच्चों को टाइम देखने के लिए। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में ग्रामीणों ने राशन डीलर के विरोध में प्रदर्शन किया और राशन डीलर के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। इस दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि राशन डीलर हर महीने बहाना बनाकर राशन देने में देरी करता है और गरीबों को मिलने वाले राशन को ऊंचे दामों में बेच देता है। वहीं सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए राशन डीलर को हटाकर उसकी जगह दूसरा राशन डीलर नियुक्त कर दिया है। शाहबाद ब्लॉक में अभी भी कई गांवों को विकास की रफ्तार का इंतजार है। शाहबाद ब्लॉक का भ्रमण करेंगे तो आज भी गांव में समस्याओं का अंबार मिलेगा। कई जगह अतिक्रमण से गांव के रास्ते घिरे हैं, गलियों में गंदगी का अंबार है। गांव में स्वच्छता के लिए शौचालय बने जरूर, परंतु उनका उपयोग गांव के लोगों की अज्ञानता के कारण नहीं हो पा रहा है। आज भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं और सड़क किनारे शौच कर गंदगी सड़कों पर कर रहे हैं। राजस्थान के ब्यावर में प्रशासन ने नगर परिषद के बिना स्वीकृति के चल रहे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई की, जहां शहर में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों का रुकवाया गया और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्यों को बंद करने के निर्देश दिए गए। खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां वैश्विक आतंकी घोषित करने के खिलाफ चीन की ओर से पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध किया है। साथ ही चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चीन के झंडे को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि चीन नहीं चाहता कि विश्व से आतंकवाद खत्म हो। राजस्थान के जैसलमेर में सोशल मीडिया पर वायरल हुई युवक के मारपीट के वीडियो के मामले में पुलिस ने प्रसंज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक के साथ मारपीट कर दी और उसे नंग कर उसके बाल काट दिए। और मामले की जांच कर रहे सदर थाना अधिकारी महेंद्र सिंह खींची ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि मामला जैसलमेर के बासन पीर गांव का है, जहां पर एक युवक गांव की किसी महिला से प्रेम प्रसंग के चलते मिलने गया था, जिसकी ग्रामीणों को सूचना लग गई और ग्रामीणों ने उस पीड़ित युवक को पकड़कर उसके साथ निर्ममता से मारपीट की। ये वीडियो वायरल हुआ था, इस वीडियो को हमने भी देखा है और इसमें किसी एक युवक के साथ मारपीट की कोई घटना हुई है और उसके बाल काट दिए और उसके कपड़े भी उतार दिए थे। तो इस संबंध में थाना हजा पर अभी तो किसी ने कोई परिवार या कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद हमने स्वमोटो इसमें एक FIR दर्ज कर ली है
और ये घटना बाद में फिर इस बात में सामने आई है कि ये बासनपीर जूनी में ये घटना हुई थी और इस संबंध में हमने एक व्यक्ति को डिटेन भी कर लिया है और हम उससे अभी पूछताछ कर रहे हैं कि ये घटना पूरी क्या हुई है, क्या बात थी। भरतपुर में ब्रज क्षेत्र में होली के पावन त्योहार का विशेष महत्व है, जिसके तहत भरतपुर में होली आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जा रही हैं। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय ब्रज महोत्सव का मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस 2 दिवसीय महोत्सव में राष्ट्रीय केवलादेव घना डिग के जल महल और धार्मिक नगरी कामा में देशी विदेशी पर्यटकों के आने की वजह से कार्यक्रम किए जाएंगे। भरतपुर में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक सलीम सुलेमान भी संगीत में संध्या का आयोजन करेंगे। मेन कार्यक्रम सलीम सुलेमान बॉलीवुड नाइट है, जो कि 17 तारीख को शाम को होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो घना को प्रमोट करने के लिए बर्ड फेयर घना में आयोजित किया जा रहा है, जो 16 तारीख से सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसमें फोटोग्राफी वो है प्रदर्शन, उसके अलावा नेचर वॉक है, सेमिनार वगैरह किए जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पे बच्चों के लिए रंगोली और जो मेहंदी कंपटीशन है वो 12 बजे जो हमारा राजकीय संग्रहालय भरतपुर है उसमें आयोजित किया जाएगा। और 17 तारीख को सुबह हेरिटेज वॉक का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ की जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है इनका दृश्यावलोकन पर्यटकों को और आम जन को करवाया जाएगा। दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल ने मिलने पूर्व सांसद अरविंद शर्मा पहुंचे। उनके साथ कलराज मिश्रा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और टिकटों को लेकर अन्य मंत्रणा की गई है। सभी के बीच करीब 1 घंटे की ये बैठक चली और गौरतलब है कि अरविंद शर्मा पहले सोनीपत से निर्दलीय सांसद बने थे, इसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए। 2 बार करनाल से सांसद बने, इसके बाद बसपा में शामिल हो गए। अब बसपा भी छोड़ चुके हैं, अब बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। बीजेपी की महिला निगम पार्षद की दबंगई सामने आई है। निगम पार्षद हिमांशी पांडे ने लक्ष्मी नगर इलाके में अवैध रूप से बनी 5 मंजिला इमारत पर कार्रवाई करने पहुंची निगम अधिकारियों नसीहत भी देती नजर आई। दरअसल पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में अवैध रूप से बनाई गई इमारतों की भरमार है। यही नहीं, कोर्ट के आदेशों के बावजूद बिल्डर निगम की 60 गांठ से अवैध इमारत लगातार बना रहे हैं, जिस पर निगम द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।